देखो, संशोधन का वर्णन जो किया गया है संविधान के भाग 20 में है ना। अनुच्छेद है यस सर, अनुच्छेद 368। 368 है। स्रोत क्या है इसका? दक्षिण अफ्रीका है ना। स्रोत इसका दक्षिण अफ्रीका है। इस संशोधन का मामला क्या है? संशोधन का मामला ये है कि बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। बदलती परिस्थितियां आवश्यकता कैसी भाई? जैसे आप लोग, हम सब कभी पढ़ते थे कि रोटी कपड़ा और मकान। आज के समय में क्या पढ़ते हैं? रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भी चाहिए, है ना। अब हमारी क्या है, आवश्यकताएं बदल गई हैं, आवश्यकताओं के तरीके बदल गए हैं। समाज जिस हिसाब से बदल रहा है उस आधार पर संविधान सही ढंग से स्थापित हो सके, उसके लिए जरूरी है कि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में थोड़ा बहुत संशोधन किया जाए। बस समझे? भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो कैसे है? देखो भाई, ब्रिटेन की तरह आसान नहीं है, आसान नहीं है, ना अमेरिका की तरह कठिन है। कठिन नहीं है मतलब कैसा है? संशोधन का मामला कैसा है? भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे तो ना तो ये लचीला है, ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। तब क्या है, ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है। ओके। संशोधन, ठीक है, भारतीय संविधान में जो संशोधन का मामला है वो संविधान को जीवंत स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे अगर, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस पर प्रश्न भी पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करें। कैसे जीवंत दस्तावेज है वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है तब से बदला तो गया नहीं। अन्य देशों के संविधान की तरह, जैसे अमेरिका की बात करें या फ्रांस की बात करें, सर नेपाल यहाँ की पे बात, जीवंत का मतलब क्या है? एक मिनट बता रहे हैं, नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, किसी भी देश के संविधान की अगर हम बात करें, उन सब मामलों में भारत का संविधान जैसे लागू हुआ था वैसे वैसे वो समाज की परिस्थितियों में, जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बढ़ती गई, धीरे धीरे भारतीय संविधान ने क्या किया, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए अपने आप को समाज के अनुरूप ही ढालते चल पड़ा है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए, अब बात होती है कि जीवंत दस्तावेज कैसे है, तो हमने भी क्या बताया आपको, ये हमने बताया कि बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से थोड़ा बहुत कानून का क्या किया जाता भाई, उसमें परिवर्तन किया जाता है। बोल सकते हैं किसी उपबंध का परिवर्धन किया जाता है, परिवर्तन भी किया जाता है, निरसन भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, जब संविधान का निर्माण हुआ था
तो संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार था ये। बाद में क्या हुआ? इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक बना दिया गया, संवैधानिक बना दिया गया, लेकिन मूलाधिकार नहीं रह गया। अभी संशोधन के द्वारा ही हटाया गया है, मूलाधिकार से बाहर। ऐसे ही हम जब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या था? नीति निदेशक तत्व में शामिल था। आप लोगों को पता होना चाहिए, यह सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी का हिस्सा था। शुरुआत में यह मूलाधिकार में शामिल नहीं था। बात समझे? उस समय देश की जो आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता थी, वो क्या थी भाई? रोटी, कपड़ा, मकान। ये मूलभूत आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं थी। समय जैसे जैसे बदलता गया, लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती चली गईं। अब उनके मूलभूत आवश्यकता में शिक्षा भी आ गया, स्वास्थ्य भी आ गया, है ना, सुरक्षा भी आ गई, ये सब कुछ आ गए। तो सरकार ने क्या किया भाई? संसद ने क्या किया? संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार बना दिया गया। अब क्या हो गया? शिक्षा का अधिकार मूलाधिकार हो गया, है ना, मूलाधिकार हो गया। ओके, अभी और आप देखें अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन, प्रेम, ये प्राण क्या और दैहिक जीने का स्वतंत्रता। अधिकार है सर। निजता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। निजता का नहीं है इसमें? नहीं यस सर, सर। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अरे ये क्या है? छोटा स्वामी बात सर निजता का अधिकार से ही है, इसमें है सर 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। सिर्फ एक चीज है, आज के समय में इस अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 के साथ मिला के पढ़ने पर आपको विदेश भ्रमण का अधिकार प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 21 का में शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार भी। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी है ना। मतलब ये जीवन का जो अधिकार है, आज के समय में अगर पढ़ा जाए तो मूलाधिकार में सबसे विस्तृत जो अधिकार माना जाता है वो अनुच्छेद 21 सबसे विस्तृत है। ये है ना, सबसे विस्तृत है। एक दो बार मेरे ख्याल से प्रश्न भी पूछा गया है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधानित मूलाधिकार के बिना मूलाधिकार अपूर्ण है। स्पष्ट करें। प्रश्न समझ में आया? अनुच्छेद 21 की व्याख्या की बात हो रही है। अनुच्छेद 21 में जितने सारे मामले आए हैं, न्यायिक व्याख्याएं जितनी भी सारी आई हैं, उन सबके बारे में पूछा गया है। चाहे वो इंदिरा साहनी का मामला हो, चाहे मेनका गांधी का मामला हो। बात समझे? कई सारे ऐसे मामले हैं अनुच्छेद 21 में। ओके, पहले ये प्राण दैहिक स्वतंत्रता के रूप में सामने खड़ा था। आज के समय में अनुच्छेद 21 को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। कैसे संभव हुआ? संशोधन के माध्यम से संभव हुआ। ओके, आपने पढ़ा है शुरुआत में संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, है ना। अनुसूची कितनी थी? 8 ही ना थी। जी सर। आज के समय में क्या पढ़ते हैं?
450 प्लस 400 से अधिक हाँ 12 अच्छे थे 25 प्लस 25 भार, और ये करीब 14 अनुसूचियां हो चुकी, नहीं 12 ही अनुसूचियां हैं, 12 12 इसमें 12 है। अनुसूची। हाँ वो 8 का 9 का जैसा कुछ तो दिया नहीं गया है, अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है ना? तो ये कैसे संभव हुआ है? ये कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अनुसार ही तो परिवर्तन हुआ है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियां जैसी जैसी सामने आई देश के, वैसे वैसे संविधान में थोड़ा बहुत, संविधान के उपबंधों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया संशोधन के माध्यम से। तो संशोधन क्या करता भाई? संविधान को एक जीवंत स्वरूप प्रदान करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया क्या है? जरूरी है। संविधान क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि स्वतंत्रता से लेकर आज तक समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होते चले गए, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान भी क्या किया है? अपने आप को उस समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ही खुद को ढाल दिया है। ठीक है ना? संशोधन के जो प्रकार होते हैं, कितने होते हैं संशोधन के प्रकार? आपको पता होने चाहिए। सर अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे 2-3 लाइन में तो कैसे लिखेंगे? लिखवा एक दीजिए तो। संशोधन के प्रकार, परिभाषा संविधान संशोधन की, संशोधन की परिभाषा लिखनी है। यस सर। ओके, तो लिख लीजिए। सर ये बोले ना संविधान एक अन्य देशों के संविधान की तरह ही, सॉरी, अन्य देशों के संविधान की तरह ही भारतीय संविधान में बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है, संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय समाज, शासन प्रशासन, देखो, संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, समाज की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय समय पर संविधान को, संविधान में दिए गए उपबंधों को परिवर्तित करने, परिवर्धित करने, परिवर्तित बोले, परिवर्धित भी बोले हैं, परिवर्धित करने या निष्कासित करते हुए संविधान को एक गतिशील वातावरण प्रदान किया जाता है। ठीक है? ठीक है भाई, हो गया यहां तक? जी सर। ओके, संशोधन के कितने प्रकार है भाई? 3
सॉरी, साधारण दो बहुमत। प्रकार दो तीन प्रकार है के होते सर। हैं। दो दो साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और एक विशेष और विशेष द्वारा प्लस। आधे से अधिक राज्यों के जो संसद। विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, है ना। ये सर क्या होता है, अनौपचारिक औपचारिक? आधे राज्य विधानमंडल, विधानमंडलों की संस्तुति, ठीक है। सर एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं? 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। अगर हम बात करें संशोधन की प्रक्रियाएं, तो संशोधन की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? संशोधन की प्रक्रिया, वैसे जो संशोधन के प्रकार बताए, साधारण, विशेष और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडल की बात किए हैं, मोटा मोटा आपको याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर का जो प्रावधान है, तीसरे नंबर का जो संशोधन का प्रकार है, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल होंगी? तो उसमें एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन शामिल होता है, केंद्र राज्य कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, वो भी इसी में आता है, उच्चतम और उच्च न्यायालय आते हैं, केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, वो भी तीसरे प्रकार में आता है, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई अगर विषय है तो वो भी आपके तीसरे प्रकार में ही शामिल होगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, वो आपके तीसरे प्रकार में ही रहेगा। संविधान का संशोधन करने की संसद की जो शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, वो भी इसी में शामिल रहेगा, ठीक है ना। और जो साधारण बहुमत होता है, उसमें कहा जाता है कि वो अनुच्छेद 368 के बाहर के संशोधन हैं। मतलब साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं उनके लिए वो संशोधन नहीं माने जाते हैं, ऐसा समझो। जैसे मान लीजिए नए राज्य बनाने हैं, तो उसके लिए कौन सा संशोधन होना चाहिए? क्या संविधान में संशोधन होता है फिर नए राज्य के निर्माण में या उसके गठन में? नए राज्य का निर्माण किया जाए या उसकी क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन किया जाए तो कोई संशोधन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल तरीके से कर दिया जाता है। जैसे अभी देखिए, आंध्र के साथ काट के तेलंगाना बना दिया गया, बिहार से कट के झारखंड बन गया, यूपी से कटा तो उत्तराखंड बन गया, एमपी से कटा तो छत्तीसगढ़ बन गया, है ना। इसमें इनके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1, 2 और 3 के तहत कोई भी प्रावधान किए जाते हैं, कोई भी काम किया जाता है अनुच्छेद 1, 2 और 3 के तहत, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर अनुच्छेद 4 के तहत कोई मामला होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। बात समझे? ये मोटा मोटा आपको पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। अनुच्छेद 2 और 3 में तो संशोधन तो नहीं किया जाता है ना सर? क्या चीज? पहला स्टेप क्या है इसका? सबसे पहले याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये लोकसभा में जाए या राज्यसभा में स्टार्ट हो, ये संसद के किसी भी सदन में, लिख लो इसको, संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, मतलब शुरू किया जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना है, किया जा सकता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, या राज्यसभा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखनी है अपने को। राज्य विधानमंडल में नहीं जाएगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है, राज्य विधानमंडल में नहीं, ठीक है, याद रखना। दूसरा स्टेप क्या होगा इसका? दूसरी प्रक्रिया इसकी ध्यान रखना, ये किसी मंत्री द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा, गैर सरकारी सदस्य द्वारा शुरू होगा, ये शुरू किया जा सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मंत्री के किसी मंत्री द्वारा ही शुरू किया जा सकता है, ठीक है, वो किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी
शुरू किया जा सकता है। ऊपर यही याद रखना, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना भी किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा, ध्यान रखना, जो विधेयक होगा ना, दोनों सदनों में शुरू चाहे जहां किया जाएगा, लेकिन इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। अब ये जो विशेष बहुमत है वो कैसा है? विशेष बहुमत जो है वो एक तो है भैया सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर, सदस्य संख्या के आधार पर। ठीक है, दूसरा सदन में उपस्थित जो सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक ना, विशेष बहुमत ये है। पहली बात तो विशेष बहुमत में सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए होगा। उसके बाद जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उनका 2/3 बहुमत चाहिए होगा। ठीक है, इस पे कई बार पीटी में भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक ये हो गया। अगला क्या है फिर, एक चीज और याद रखना, जो विधेयक होगा ये जरूरी नहीं, देखो विधेयक को संयुक्त बैठक में या संयुक्त रूप से पारित कराना नहीं, बल्कि विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना है। लिख लो, विधेयक को दोनों सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। सर ऊपर में लिखा है वो दूसरा और ये दूसरा है, तो हाँ, ये साधारण विधेयक हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए दोनों सदनों में किसी भी बात को लेकर असहमति बन जाती है, तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो एक मिनट, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ओके, विधेयक को दोनों सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि दोनों सदनों में अगर असहमति उत्पन्न हो जाती है, तो उस मामले में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संशोधन के मामले में। बात क्लियर हुई? बात क्लियर है? अब बात है, अगर मान लीजिए अगर कब राज्य विधानमंडल इसमें अपना वो करेगा, इंटरफेरेंस कैसे राज्य विधानमंडलों का होगा, उस मामले में बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर विधेयक संघीय व्यवस्था, संविधान में जो संघीय व्यवस्था दी गई है उससे बात कर रहे हैं हम, संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित है, संशोधन से संबंधित है, तब क्या होगा? तो तब जरूरी हो जाएगा भैया आधे राज्य विधानमंडलों की अनुमति, आधे राज्य विधानमंडलों की
की अनुमति, अनुमति मतलब बोल दे तो तीसरे प्रकार का जो संशोधन का प्रकार, तीसरा प्रकार जो है ना संशोधन का, वो वाली बात लागू होगी। ओके, मतलब अगर कोई विधेयक जो भारतीय संविधान में दी गई संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित मुद्दा है, उस स्थिति में राज्यों के आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। बात क्लियर? ओके, अब ये जो बहुमत होगा क्योंकि अभी हमने सामान्य बहुमत की बात की है, तो सदन में जितने उपस्थित सदस्य होंगे, सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, ठीक है? क्लियर है बात? 10 सदस्य हैं तो 2/3 कितना हो जाएगा? फिर क्या होगा? अब मान लीजिए दोनों सदनों में पारित हो गया, दोनों सदनों में पारित हो गया, प्लस राज्य विधानमंडल ने भी मुहर लगा दी, वो अगर ये वाला मामला आया तो राज्य विधानमंडल ने भी मुहर लगा दी, तब क्या किया जाएगा? इन दोनों की सहमति बन गई, राष्ट्रपति का सिग्नेचर। अब राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा, ठीक है? राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। अब राष्ट्रपति के पास चला गया है, अब क्या होगा? अब देखिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, सॉरी, राष्ट्रपति महोदय सहमति दे देंगे, ठीक है? सहमति दे देंगे अपनी। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इनको वीटो का अधिकार नहीं है इसमें। ना तो ये विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ओके, ठीक है? तो ये तो वित्त विधेयक में होता है ना? हाँ नहीं, वो धन विधेयक में होता, वित्त में नहीं। संशोधन के मामले में भी है कि ये उस पर सहमति दे देंगे अपनी, क्योंकि अब ये बात नोट कर लेना, पीटी में भी पूछा जाए तो भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है भाई? इतना कंफर्म रखना अपना। क्या हुआ था ना, एक 24वां संशोधन लाया गया था 1971 में। इसमें क्या कहा गया था कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई अगर विधेयक है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी, ठीक है? मतलब सहमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। ओके, क्लियर? ठीक है भाई, हो गया? यस सर। अब जब राष्ट्रपति महोदय अपनी सहमति दे देंगे तब ये क्या बन जाएगा? कानून। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक बन जाएगा अधिनियम बन जाएगा, ठीक है? या बोल देंगे कानून बन जाएगा, ठीक है? मतलब ये अधिनियम की तरह संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। ये है इसकी पूरी प्रक्रिया, ठीक है? इस पे प्रश्न पूछा गया है तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्री के हिसाब से भी ध्यान में रखो, मेंस के हिसाब से भी ध्यान में रखो, ठीक भैया? हो गया भाई? ठीक है, चलिए। संशोधन के दो तरीके, एक तो होता है अदृश्य,
जिसको हम अनौपचारिक भी बोलते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा होता भाई? दूसरा होता है दृश्य, इसको बोलते हैं औपचारिक। होते क्या है ये? अदृश्य या अनौपचारिक क्या है? इस प्रक्रिया में हाँ बताइए ना राहुल। सर अनौपचारिक वैसा संशोधन है जो मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई गाइडलाइन दिया जाता है, आदेश दिया जाता है या कोई सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, जिस जो मतलब कि आगे के निर्णयों के लिए या विधि निर्माण के लिए मतलब कि एक मील का पत्थर बन जाता है, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे अनौपचारिक जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संविधान में संशोधन तो नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन संविधान में परिवर्तन हो जाता है। घोषित तौर पर संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा अनौपचारिक वाले मामले में, लेकिन संविधान में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम अनौपचारिक वाले को समझेंगे। तो घोषित संशोधन नहीं, लेकिन संविधान में परिवर्तन जरूर। ठीक है, ओके, हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर रखना। इसमें तीन चीजों का सहारा लिया जाता है। एक तो अपना है न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा अभी जैसे इन्होंने बताया, मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान के किसी भी उपबंध की मौलिक व्याख्या करे। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान की मौलिक रूप से व्याख्या करे किसी भी उपबंध की, तो वो व्याख्या जो होगी उस प्रावधान के लिए सही अर्थ में, वास्तविक अर्थ में समझी जाएगी। मतलब अभी जैसे इन्होंने मूल ढांचे के बारे में बताया है, उपबंध की मौलिक व्याख्या कर दे तो वो व्याख्या ही उस प्रावधान का वास्तविक अर्थ हो जाती है। ठीक है, जैसे एक तो ये हो गया मूल ढांचा वाला, दूसरा एक हो गया आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 की व्याख्या जो है ना, न्यायिक व्याख्या की बात जब करेंगे तो अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। सर इसमें जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, शादी वाला अधिकार। हाँ, ये हमको भी 2019 में पता चला था जब यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, तभी हम भी सोचे अब हम शादी अपने मन से कर लेंगे। फिर अब हम इसमें ये भी है सर ना कि 10 बजे के बाद हमको तो अपने मनपसंद का खाना खाने, स्वच्छ वायु। बिल्कुल। दूसरा है अभिसमय। अभिसमय की प्रक्रिया संवैधानिक परंपराओं के पालन के द्वारा जो संशोधन किया जाता है। मतलब साफ है। हाँ अनु बोलिए। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। संवैधानिक परंपराओं के पालन द्वारा कैसे होगा ये? इसमें जैसे राष्ट्रपति का एक अधिकार है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का नाम सुना होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होना चाहिए? बहुमत स्पष्ट ना हो तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए। ऐसे कुछ मामले हैं। अब एक चीज और याद रखना, स्पष्ट बहुमत ना होने पर सरकार बनाने के लिए जब राष्ट्रपति महोदय आमंत्रित करते किसी पार्टी को, तो वो उनका संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये बात याद रखना। ये कैसी शक्ति उनकी विवेकाधीन है, लेकिन वो परिस्थितीय विवेकाधीन शक्ति है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना भाई? संविधान में इस बात का वर्णन नहीं है, बल्कि वो परिस्थितीय विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति महोदय की, कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला रहे फिर भी राष्ट्रपति महोदय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उनके विवेक पर निर्भर करेगा किसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। ये इस बात को भी याद रखना, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है भाई। अब इसमें जेबी वीटो की बात करें तो जेबी वीटो के बारे में आपको याद रखना है, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने। एक मुद्दा आया था, एक मुद्दा था पोस्ट ऑफिस का कुछ था, सुना होगा आप लोगों ने भी। इस पे कई बार प्रश्न पूछा गया है पीटी में। जी सर। पोस्ट ऑफिस सर्विस अधिनियम कुछ करके था मेरे ख्याल से, डाक विभाग सर्विस ऐसे कुछ करके था, ठीक है।
से संबंधित मामला था, डाक विभाग से संबंधित, उस पर उन्होंने पॉकेट वीटो रखा था, पॉकेट वीटो शक्ति का अपने प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, मतलब ये है, ये सारी चीजें क्या है ना, ये समय पर डिपेंड करती हैं कि परिस्थिति कौन सी है, उस स्थिति में उस शक्ति का, उस प्रावधान का प्रयोग किया जाएगा। बात समझे? ये है इसका दूसरा प्रकार, अनौपचारिक का। तीसरा प्रकार इसका क्या है? विधायन द्वारा आपूर्ति की जाती है, विधायन द्वारा आपूर्ति करके, ये तीसरा तरीका इसका है। इसमें क्या होगा, जैसे अधिनियम लाए जाते हैं, कई सारे अधिनियम का नाम सुना होगा आपने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ऐसे करके आपने कई सारे अधिनियम के बारे में सुना होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम भी आपको पता होगा। ये क्या है? ये किसी न किसी विधान के माध्यम से संशोधन के स्वरूप को उन्होंने बताया है या दिखाया भी है। बात समझे ना? इस तरीके से संशोधन का मामला आया सामने किसी अधिनियम के आधार पे। बात समझे? नहीं समझ में आया ये भी? ठीक है भाई। यस सर। अब एक तो अदृश्य अनौपचारिक हो गया, और दूसरा क्या होता है, दृश्य या औपचारिक। अब ये क्या है भाई? इस वाले मामले में क्या है, संविधान में जो तरीके बताए गए हैं उसी के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जाएगा, है ना। और जो परिवर्तन होगा ना वो साफ साफ दिखेगा भी, घोषित भी होगा, सामने दिखेगा भी, भैया संशोधन हुआ है, अनुच्छेद 21 का लाया गया है, अनुच्छेद 51 का आ गया है। बात समझे? मूलाधिकार में ये वाला प्रावधान जोड़ा गया, ये वाला प्रावधान हटाया गया, दिख रहा है ना। आप जब बेयर एक्ट उठाते हैं तो एक जगह लिखा होता निरसन, एक जगह लिखा होता परिवर्धन, एक जगह लिखा होता परिवर्तन, स्टार लगा के 1 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर। फिर जो 20 नंबर 22 नंबर किसी शब्द के ऊपर लिखा होता ना, लाइन के ऊपर, वो नीचे उसकी व्याख्या दी होती, भैया ये ऐसे था इसलिए देख लो, इसको पढ़ लो, क्लियर कर लो। वो औपचारिक तरीका है। उसमें तीनों तरीके वही, कैसे? वही जो हमने ऊपर बताए थे, ये वाले 1 2 3, ये तीनों तरीके इसमें शामिल होते हैं दृश्य या औपचारिक वाले में। तो एक बात क्लियर हुई कि अदृश्य वाले में संशोधन तो भैया घोषित संशोधन नहीं होता संविधान में, लेकिन संविधान में परिवर्तन हो जाता है, उपबंधों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे वाले में संशोधन भी होगा, घोषित भी होगा, और साफ साफ दिखेगा भी। क्लियर है बात? तो इसमें साधारण भी होगा, विशेष भी होगा, और विशेष प्लस राज्यों की सहमति भी होगी। ये चीजें ठीक है, ओके। अच्छा, इनके विषय भी लिखना चाहेंगे आप लोग? लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिखना है? बोल दीजिए, लिखा देंगे। यस सर। ठीक है, लिख लो फिर। चलिए, साधारण बहुमत में लिखिएगा, साधारण बहुमत में लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। हम भी लिखें क्या? आप लोग लिख लेंगे? लिख लेंगे सर। अच्छा, लिख लो। सर लिख लेंगे। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। चलिए, दूसरा रिपीट कर दीजिए। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन।
ठीक है। तीसरा, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। ओके, सर रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखो, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। चौथा, दूसरी अनुसूची संबंधित विषय। दूसरी अनुसूची। अगला, संसद में गणपूर्ति। संसद में गणपूर्ति। छठवां, संसद सदस्य के वेतन भत्ते। वेतन भत्ते। सातवां, संसद में प्रक्रिया नियम। संसद में प्रक्रिया नियम। आठवां, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। अगला, सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना। अगला, राजभाषा का प्रयोग। फिर अगला, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति। प्राप्ति समाप्ति। ठीक है। अगला, संसद राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। विधानमंडल के लिए निर्वाचन। अगला, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण। अगला, केंद्र शासित प्रदेश का गठन। अगला, पांचवी अनुसूची। और फिर अगला है छठी अनुसूची। ठीक है। ये जो सारे विषय हैं ये साधारण बहुमत से इनमें संशोधन होगा। ठीक है। ये तो हो गया साधारण। अब ये हो गया इधर विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या क्या रहेगा इनके भी पॉइंट्स लिख लीजिए। इसके बारे में हमने पहले लिखा रखा नहीं, कैसे कैसे होगा। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, साथ ही साथ प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यह हमने बताया है। एक चीज और याद रख सकते हैं इसमें, विशेष बहुमत में तीसरे पठन चरण पर सिर्फ मतदान के लिए जरूरी होता है। ठीक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता अंतिम जो चरण होगा। ठीक है। इसमें जो व्यवस्थाएं होंगी कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है डीपीएसपी, और इनके अलावा क्या क्या रहेगा?
तीसरे नंबर में लिख लेना भाई, वो सभी उपबंध जो प्रथम मतलब साधारण बहुमत, प्रथम और तृतीय मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, तृतीय श्रेणी से संबद्ध ना हो, से संबंधित ना हो। ओके, ये हो जाएगा विशेष बहुमत का। ठीक है, तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। ठीक है ना? तीसरे वाले में एक चीज हमको याद रखना है भाई, कोई भी विधेयक है, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि धन विधेयक का मामला नहीं होगा वो। इनके अलावा कोई भी विधेयक होगा, उसके लिए राज्यों के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना? लिख लो, विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। समय सीमा निर्धारित नहीं है मतलब क्या है? राज्य उसको 1 महीना 2 महीना चाहे रोक के रखे, 1 साल बाद दे दे स्वीकृति, और चाहे तो 2 घंटा में लौटा दे, भैया जाओ हमारी तरफ से अनुमति है। बात समझे? ठीक है भाई? उससे तो राज्य के मन पे डिपेंड करेगा कि कब देगा कब नहीं। हाँ, अब राज्यों के लिए जब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो बात तो ऐसी होगी फिर, है ना? हाँ बोलिए ना राहुल। सर, जो जीएसटी प्रस्तुत किया गया था, चाहे आधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, तो वो तो धन विधेयक के रूप में न प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी लाया गया था धन विधेयक के रूप में, आधार भी तो वैसे ही ना लाया गया था दोनों। इसमें विषय लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, विषय लिख लेते हैं। एक तो विषय है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक बार पेपर में पूछा भी गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किन विधेयकों के लिए है? तो 2 प्रकार, विधेयक, हाँ, साधारण विधेयक के लिए, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। याद रखना, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, इन दोनों के लिए विशेष क्या बोले थे अभी? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अब लिखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अगला लिखिएगा, केंद्र राज्य कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार। ओके, अगला लिखिएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय। अगला लिखिएगा, केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, विधायी शक्ति का विभाजन, विधायी शक्ति का विभाजन। अगला विषय क्या है? 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो तो 7वीं अनुसूची का विषय। ठीक है, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। 7वां क्या है? संविधान संशोधन, के मामले में संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ओके, ठीक भाई, इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि संसद को
संशोधन की शक्तियां, संशोधन की व्याप्त शक्तियां दी गई हैं, प्रदान की गई हैं, लेकिन वो असीम नहीं है। स्पष्ट करें। ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, उनके लिए जानते हैं सबसे बढ़िया क्या सवाल, सबसे बढ़िया उसका उत्तर होता है, कहने का मतलब है कि संसद क्या जो चाहेगा, जैसी शक्ति, मतलब जैसे जो कानून चाहे वो पारित कर सकता है क्या बिना किसी रोक टोक के? संसद जिसमें चाहेगा उसमें संशोधन कर सकता है क्या बिना सोचे समझे, बिना किसी रोक टोक के? तो जवाब आता है कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भैया न्यायपालिका भी तो है हमारे यहां, है ना? न्यायिक पुनर्विलोकन भी है हमारे यहां, न्यायिक समीक्षा का मामला है हमारे पास, है ना? तो आप कई सारे मामले ऐसे देखते हैं कि जिसमें संसद की इस शक्ति पर एक पाबंदी लगाई जाती है। हमारा संसद इस मामले में स्वतंत्र नहीं है कि वो जो चाहे, जो भी कानून चाहे वो कानून पारित कर दे, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के संविधान में ये बात है, वो असीम है, उसके पास असीम शक्तियां दी गई हैं उसको, वो जो चाहे वो कानून लागू कर सकता है, उसके पास ताकत है इतनी। बात समझ रहे हैं ना? ये तीनों चारों जो प्रश्न भी हमने बोले हैं, इन तीनों चारों प्रश्नों के लिए घुमा फिरा के यही सारे उत्तर देने होंगे आपको। ओके, बस जी सर, यस सर। स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम संशोधन पढ़ रहे थे, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे संशोधन में, वो संशोधन प्रक्रिया की आलोचना पढ़ेंगे। आलोचना इसके किन आधारों पर की जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो संशोधन की शक्ति है वो संसद में निहित है, और ये जो प्रक्रिया है वो क्या करती भाई, कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था को कमजोर बनाती है। नहीं, क्योंकि राज्य के विधान मंडलों की उतनी पहुंच नहीं होती है ना, उनकी बातों का उतना वजन नहीं हो पाता, और संसद ही अपना सब कुछ कर लेता। मतलब संशोधन के मामले में संसद जो है क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल है। ठीक है, इसी में हमने कल कई सारे प्रश्न भी बोले थे कि जैसे एक प्रश्न है, संसद एक संप्रभु संस्था नहीं है, स्पष्ट करें। ऐसा कुछ हमने एक दिया था। एक ऐसा भी प्रश्न बताया था, ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद में अंतर स्पष्ट करें। ऐसे भी हमने प्रश्न बोले थे आप लोगों को। तो ये थोड़ी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो इसकी आलोचना जैसे कई सारे आधारों पे, संवैधानिक सभा, संवैधानिक परिषद, या संशोधन की जो शक्ति है वो संसद में ही निहित है, ठीक है। या फिर इस मामले में भी आप देखेंगे, जैसे जो विशेष बहुमत या साधारण बहुमत का मामला होता है, उस मामले में भी संसद मजबूत स्थिति में है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो राज्य विधानमंडलों के पास संस्तुति भेजी जाती है, उसकी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। इस मामले में भी इसकी आलोचना की जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, संशोधन के लिए कोई विशेष निकाय नहीं है। संशोधन के लिए कोई विशेष संस्था या निकाय नहीं है, है ना? ये मामला निकाय नहीं है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं अच्छे से। जैसे अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में एक संवैधानिक सभा है, ठीक है, एक संवैधानिक सभा होती है। और भारत में ऐसी कोई संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद नहीं है जो संविधान संशोधन के मामले पे विचार विमर्श कर सके विशेष तौर पे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, लिखिएगा। संविधान संशोधन के लिए अमेरिका की तरह कोई संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद जैसा उपबंध नहीं है। अर्थात संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, ठीक है ना।
सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। संसद में निहित है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें, संविधान संशोधन के मामले में क्या बोले थे, संविधान संशोधन के मामले में राज्य विधानमंडल या राज्य विधान परिषद के निर्माण, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अलावा समाप्ति के अलावा कोई और विधेयक प्रस्ताव के राज्य विधानमंडल के पास नहीं लाया जा सकता या राज्य विधानमंडल नहीं ला सकता। ठीक है, राज्य विधानमंडल नहीं ला सकता। ठीक है, साथ ही या फिर लिख लीजिए, साथ ही काट दीजिए, इसमें भी संसद या तो इस प्रस्ताव को पारित कर सकती है या फिर नहीं भी पारित कर सकती है। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, तीसरा, संविधान के अधिकतर भाग पर संसद का प्रभाव, लिखिएगा इसमें, संविधान के बड़े भाग पर अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में ही राज्य विधानमंडल की संस्तुति आवश्यक होती है, जो कि आधे से अधिक राज्यों के लिए जरूरी है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। यस सर, हो गया। राज्य विधानमंडल के समय सीमा के मामले में ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा का निर्धारण राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है
अर्थात राज्य विधानमंडल अपनी संस्तुति के बाद क्या इस प्रस्ताव को वापस ले सकते हैं? इस मामले में संविधान मौन है। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। लिखिएगा संयुक्त बैठक के मामले में। संयुक्त बैठक के मामले में लिखिएगा संशोधन अधिनियम में गतिरोध हो जाने की स्थिति के दौरान संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जबकि की बात क्या है? जबकि साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान, इसमें लिखिएगा विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान। लिखो संशोधन केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अलावा संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे कि साधारण विधेयक को। ठीक है, ओके। जी सर। हाँ बोलिए ना राहुल। सीमाएं क्या हैं? संशोधन की सीमाएं क्या है भाई? संशोधन की सीमाएं क्या क्या हैं? इसमें एक मामला आया हुआ है। सबसे पहले तो ये लिख लो कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप किस मामले में है? ये लिखिएगा इसमें संसद और न्यायपालिका के बीच में बार बार इस प्रश्न पर टकराव हो जाता है कि संविधान के किन उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है और किन्हें नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, हो गया। जी सर। दूसरा लिख लीजिए चंपकम दोराय राजन मामला। दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य मामला।
इसमें लिख लीजिएगा। 1951 के इस मामले में 1951 में आया था। 1951 के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को समता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित किया था। वहीं संसद ने इस आरक्षण को वैध बना दिया। ठीक है। अब एक मामला आया था गोलकनाथ। छोड़िए ना, इतनी कहानी कहाँ याद कर पाएंगे। सीधे लिखिए। हाँ बोलिए ना राहुल। एक सीमा लिख सकते हैं मूलाधिकार के मामले में, है ना। सर मूलाधिकार के मामले में ही ना संशोधन को निरस्त किया जा सकता है, नहीं तो संविधान संशोधन तो न्यायोचित नहीं है ना उसका। ये मूलाधिकार के मामले को ना लिख के हम सब यहाँ पे मूल ढांचे के मामले में लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे बात खत्म कर लेंगे। और मूल ढांचा जब लिख लेंगे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना। मूल ढांचे के मामले में इसी में लोक कल्याणकारी कार्य आ जाएगा, संघवादी आ जाएगा, संविधान का संघात्मक ढांचा, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आ जाएगा, राज्य व्यवस्था गणतंत्रात्मक ढांचा आ जाएगा, संसदीय प्रणाली, देश की संप्रभुता, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी मूल ढांचे में ही आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक सीमा का निर्धारण करेगा। ठीक है ना। ओके। और एक मामला आया था